द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास का जो सीरीज़ चल रही थी, जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ थी, जो जितने भी विगत वर्षों में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आधुनिक भारत के इतिहास में जो भी प्रश्न बने हुए हैं उन सभी प्रश्नों का ये संग्रह चल रहा था। तो अभी तक आपने इसकी 2 सीरीज़ देखी है, यानी टॉप 50 मैं 2 दे चुका हूँ। अब ये पार्ट 3 है टॉप 50 का। कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल सीरीज़ होने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की। किस अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? क्या स्थानीय अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था या ग्लोबल अर्थव्यवस्था? तो महात्मा गांधी जी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था, क्या था? या खादी जो था वो था, पहिया था, नमक था या धागा था? तो महात्मा गांधी जी के लिए जो खादी वस्त्र था वो भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, या गांवों या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। अगला क्वेश्चन नंबर 104 की ओर बढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक कौन है? मणिलाल गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, देवदास गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? पहली, जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरा, भाईचारे को भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। या फिर इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए। या भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। भाईचारा को भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से डरबन पहुँचे थे, यानी ऑप्शन नंबर सी डरबन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। किस मठ की स्थापना की थी? रस्किन, नटाल, प्रेटोरिया या फोनिक्स? तो महात्मा गांधी जी ने फोनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? क्या पंजाब में, उत्तर प्रदेश में
बिहार में या हरियाणा में? तो जो चंपारण सत्याग्रह था वो कहाँ स्टार्ट किया गया था? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110 की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? सरदार पटेल जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 111 अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? तो ये जो घटना है 13 अप्रैल 1919, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? क्या जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, सैनिक विद्रोह या असहयोग आंदोलन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? निम्न में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो 1919 का भारत सरकार जो अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1919, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन 1919 असहयोग जो आंदोलन है ये 1920 में प्रारंभ हुआ था, यानी 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 115 असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो फरवरी 1922 चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116 चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि गोरखपुर में स्थित स्थान है। 117 क्वेश्चन जो है चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा घटना जो है ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 118 चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा किस जिले में घटी थी? तो आपको पता है कि 5 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश गोरखपुर में ये घटना घटी थी। और कहाँ पर? गोरखपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? तो आपको पता होगा कि जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो लाला लाजपत राय जी को जो डंडे लगे थे, यानी लाठियां बरसाई गई थी, जिसके कारण उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और ये घटना जो है दिसंबर 1928 की है, यानी 1928 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर लाला लाजपत राय जी। क्वेश्चन नंबर 120
सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, या विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, या नमक कर के विरुद्ध? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नमक कर के विरुद्ध में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 121, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। क्या इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो पहला है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, दूसरा है भू राजस्व में 50% की कमी करना, तीसरा है राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों राइट होगा, यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड एंड थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 121 का जो है वो सेकंड और थर्ड होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, B.R. अम्बेडकर जी, B.R. अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी भारत के डॉट के विरुद्ध थे, मंद औद्योगिकरण के विरुद्ध थे, तीव्र औद्योगिकरण या औद्योगिकरण की ब्रिटिश पद्धति, या औद्योगिकरण की अमेरिकी पद्धति, किसके विरुद्ध थे महात्मा गांधी जी? तो महात्मा गांधी जी जो थे वो तीव्र औद्योगिकरण के विरुद्ध थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो क्या मदन मोहन मालवीय जी थे, एनी बेसेंट जी थे, या महात्मा गांधी थे, या B.R. अम्बेडकर जी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो 125 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1946 को क्या हुई थी? सम्मिलित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 126, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में की गई थी, किस सन में की गई थी पाकिस्तान की मांग? तो 1940 में की गई थी। कब की गई थी? 1940, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया किसके द्वारा? हिंदू लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, ईसाई लीग के द्वारा, या सिख लीग के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 128, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने 1942 को, गांधी जी ने 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? क्या पूर्ण स्वराज आंदोलन था? क्या पूर्ण स्वराज आंदोलन था? क्या भारत छोड़ो आंदोलन था? क्या डांडी मार्च आंदोलन था? या खिलाफत आंदोलन था? कौन सा आंदोलन था? तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो आंदोलन आंसर होगा वो भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका
करेक्ट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन भी उसे कहते हैं। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति डॉट सत्य में चलाया गया एक आंदोलन था। कहाँ पर चलाया गया था? तो मुंबई में चलाया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश योजना या मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? किस योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो वो कैबिनेट मिशन की जो योजना थी उसने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 133, बलदेव सिंह अंतिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में के प्रमुख थे। क्या थे बलदेव सिंह जी? जो बलदेव सिंह जी थे ये अंतिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में ये रक्षा मंत्री बनाए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में किस संधि पत्र से प्रस्तावित किया था? सो शिमला संधि पत्र था उसके द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो उस टाइम के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे यानी क्लीमेंट एटली, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्लीमेंट एटली इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत और पाकिस्तान की सीमा आयोग के अध्यक्ष तो आपको पता होगा सिरिल रैडक्लिफ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? क्या 1932 में, 1938 में, 1941 में या 1943 में? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो ये जो था भारतीय राष्ट्रीय फौज का एक अग्रदूत था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो आज़ाद हिंद फौज जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी, यानी ऑप्शन नंबर डी के नेतृत्व में लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। 1938 का जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था उसकी इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो आज़ाद हिंद सभा की जो स्थापना है, सरकार की स्थापना अक्टूबर 1943 में की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया?
जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया। मार्ले मिंटो सुधार निम्न में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1909 में अधिनियमित किया गया था, यानी 1909 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 143, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के भारतीय की बात कर रहा, तो अगर भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल की बात कर रहा तो सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती गोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद से इस पद को भारत से हटा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी, या स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 145, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो ब्रिटिश शासकों में बात करें तो ब्रिटिश के जो अंतिम गवर्नर जनरल भी थे वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन नंबर 146, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। तो किसका, यानी उत्तर पश्चिमी प्रांत के इलाहाबाद का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 147, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भी अगर हम बात करें कि लॉर्ड रिपन के द्वारा कुछ और भी का प्रमुख कार्य थे जो किए गए। दूसरा क्या कार्य है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति जो 1882 में हुई थी वो भी रिपन के द्वारा हुई थी। प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो आया था 1881 में, ये भी रिपन के द्वारा आया था। इसके अलावा नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में चालू हुई, ये भी रिपन के टाइम पे आया था। और इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में, ये भी रिपन के टाइम में आया था। और अकाल संहिता की स्थापना 1883 में, ये भी रिपन के टाइम पे हुआ था। तो ये इसके राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 148 की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन सा हुआ था? क्या झांसी हुआ था या सतारा? तो लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति था उसका प्रथम जो शिकार है वो सतारा हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो अवध था उसको 1856 में कब्जे में लिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आज का अंतिम प्रश्न, सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ की गई थी? सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ की गई थी? तो सिविल सेवा का जो जन्मदाता है या जिन्होंने सिविल सेवा को प्रारंभ किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।